गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हम इससे पहले अल्फ़ाबेट्स के बारे में बात कर चुके थे और आज हम बात करेंगे कि अल्फ़ाबेट्स में कुछ टॉपिक्स बच गए थे, जिसमें कि यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा कि ओठों की स्थिति के आधार पर। ठीक है, तो ओठों की स्थिति के आधार पर कई सारे वर्ड बोले जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आवृत्तिमुखी। आवृत्तिमुखी होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आवृत्तिमुखी। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि आवृत्तिमुखी वाले वर्ड को आप बताइए। तो ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, छोटा है, बड़ा है, छोटी है, बड़ी है, ए है। तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आवृत्तिमुखी जो वर्ड होते हैं, स्वर होते हैं, वह क्या होते हैं। जो स्वर है, बड़ा आ है, छोटा आ है, बड़ा आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है और ए है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि वृत्तमुखी। अब वृत्तमुखी के बारे में बात कर ले तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, ठीक है, ऐसे स्वर, ठीक है, ऐसे स्वर जिनको बोलते टाइम जो ओठ होते हैं आपके गोलाकार हो जाते हैं। जैसे कि ऊ, अगर आप ऊ बोलोगे तो आपके जो ओठ हैं वो गोलाकार हो जाएंगे। ऊ बोलो या बड़ा ऊ बोलो या आओ बोलो, आओ एक बार बोलिएगा तुरंत। जब आप इस क्लास को देखिएगा ना तो तुरंत बोलिएगा, देखिएगा आपके जो ओठ हैं वो गोलाकार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब हम नीचे समझते हैं और भी कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। अब देखिए हम बात करेंगे कि मौखिक स्वर के बारे में। मौखिक स्वर क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। ठीक है, अगर मौखिक स्वर के बारे में पूछते हैं, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मौखिक स्वर कौन कौन से होते हैं, तो आप क्या बताओगे। मौखिक स्वर के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि मौखिक स्वर के बारे में बात हो रही है, तो मौखिक स्वर में जैसे कि बड़ा आता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बड़ा अ, छोटा अ, फिर ये हो गया ई। ओके, तो ये जो तीन स्वर हैं, ठीक है, ये मौखिक स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे अनुनासिक स्वर के अंतर्गत। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है उसे हम कहते हैं अनुनासिक स्वर। ठीक है, तो बात कर लें कि अनुनासिक स्वर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो अनुनासिक स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए जैसे कि लास्ट में जो होता है ना वो अंग हो गया, ठीक है, फिर ये जो अंग आहा होता है वो हो गया, फिर इया हो गया। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं, ऐसे जो स्वर होते हैं, ठीक है, ये अनुनासिक स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे अघोष के बारे में। अघोष क्या चीज़ होती है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, किसी भी चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है। कल हमारा टेस्ट होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सा। अघोष के बारे में हम समझेंगे बाय ट्रिक, कैसे हम उसे याद कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अघोष के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों से हो वह कंपन ना हो। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर तंत्रियों से हो तथा कंपन ना हो उसे हम कहते हैं अघोष। ठीक है, तो अब आपको ये लग रहा होगा कि अघोष को आप पहचानोगे कैसे। तो जो अघोष को जो पहचानने का तरीका होता है, अघोष को पहचाने, ठीक है, कैसे पहचानेंगे। तो ये जो जैसे कि जो आपका व्यंजन होता है, ठीक है, व्यंजन में जैसे कि क से लेकर के यहाँ तक होते हैं, इसमें से जो पहला व्यंजन होता है और दूसरा व्यंजन होता है, ये होते हैं अघोष। ओके, और इसके अलावा देखिए मैंने आगे सघोष के बारे में ऑलरेडी लिखा हुआ है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्र स्वर तंत्रिया में कंपन हो, जैसे कि 3, 4, 5। अगर मान लें हमको एक एग्जाम्पल मिल जाए कि जैसे पूछते क, ख, ग, घ और अंगा, इसमें से पूछते कि सघोष वर्ड कौन से हैं। ठीक है, सघोष व्यंजन कौन से है, तो आप बताइए। तो आप सघोष क्या बताओगे, ये जो है अघोष हैं और ये कौन से हैं, सघोष। सघोष कौन कौन से होते हैं, जो पीछे आते हैं, और ये अघोष होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ट्रिक बाय ट्रिक ये समझना चाहिए आपको। ये जो सघोष है तो आप बताइए अ पहले आता है कि स पहले आता है। अ पहले आता है ना,
तो मतलब जो पहला और दूसरा हुआ ये कौन सा हो गया, अघोष। आपको ये जो गिनती है ये तो याद रखनी होगी, लेकिन अ पहले आता है कि स पहले आता है ये तो आप सिंपल जानते हैं कि अ पहले आता है तो अघोष होगा। तो मतलब पहला दूसरा अघोष हो गया, तीसरा चौथा पांचवा सघोष हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक पिक्चर के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके से आप अघोष, सघोष, प्राण, महाप्राण को पहचानेंगे। तो चलिए चलते हैं फोटो पे और पिक्चर्स के माध्यम से समझते हैं उसको कैसे पहचानते हैं। ठीक है ना, चलिए। तो देखिए अब हम आ गए फोटो पे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पिक्चर्स। पिक्चर्स के माध्यम से समझेंगे कि कैसे हम जो शब्दों को वो पहचान सकते हैं। ठीक है, पहचानने का तरीका सिंपल है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ग। ठीक है, वर्ग मतलब आप समझ सकते हो कि वर्ग मतलब कि कौन कौन से जो उच्चारण है, स्थान है, और ये वर्ग का मतलब ये होता है कि उसका एक तरीके से नंबर वाइज किया गया है कि इस वर्ग में ये शब्द आते हैं, ये व्यंजन आते हैं, किस प्रकार के व्यंजन आते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है उच्चारण स्थान। ओके, अब उच्चारण स्थान में आपको ये जो व्यंजन है क, ख, ग, घ, ङ, ठीक है, ये जो व्यंजन है किस उच्चारण स्थान में आते हैं इसके बारे में बात हो जाएगी। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है अघोष, अघोष, सघोष, सघोष, सघोष। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि पहले अ आता है तो पहला और दूसरा क्या हो गया, अघोष, तीसरा, चौथा और पांचवा क्या हो गया, सघोष। ये तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में बात कर लेते हैं, एकदम टॉपिक वाइज ख़त्म करेंगे। देखिए ये जो अल्प प्राण है, यहाँ पे अल्प प्राण है और एक लास्ट में अल्प प्राण है। ठीक है ना, अब ये तीनों अल्प प्राण है, मतलब क्या हो गया कि 1, 3 और 5। ठीक है, 135 आप इसे कह सकते हो। 135 क्या कहलाता है, अल्प प्राण। ओके, अब इसमें बाय ट्रिक कैसे आप समझ सकते हो, अगर आपसे कोई पूछते कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, ठीक है, तो 135 में तो ये जो 3 है एक तरीके से अ की तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अगर इसमें एक पाई और एक डंडा लग जाता तो ये कैसा हो जाता, एक तरीके से अ बन जाता है ना। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जिसमें 135 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। ठीक है, अल्प प्राण ये देखिए 135 आप इसे आप प्राण कहते हो। 135 में देखिए च हो गया, ज हो गया और इया हो गई। ठीक है, और ये जो लास्ट वर्ड है ना, आप इसे नासिक व्यंजन भी कह सकते हैं, मतलब क्या कह सकते हैं, ये होता ही है। ओके, तो आपको ये भी समझ में आ हो गया कि अल्प प्राण किसे कहते हैं। तो 135 इक्वल टू अल्प प्राण, और महाप्राण ख हो गया, मतलब अगर च में बात कर ले तो छ हो गया और झ हो गया, यह होता है महाप्राण। ये समझिए आप। और नासिक के बारे में थोड़ी सी बता दूं, तो ये जो अंग होता है, ये लास्ट वाले जो वर्ड होते हैं ना, ये व्यंजन होते हैं, यही नासिक के व्यंजन होते हैं, जिसे हम कहते हैं पंचमाक्षर। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ये देखिए लास्ट में नासिक के अंगा हो गया, इया हो गया, ड हो गया, न हो गया। ठीक है, तो इसे आप नासिक के व्यंजन कहते हैं। अब देखिए कंठ से कौन कौन से व्यंजन बोले जाते हैं। तो कंठ से क, ख, ग, घ, अंगा। तालु से कौन कौन से वर्ड होते हैं, च, छ, ज, झ, इया। और मूर्धन्य से ट, ठ, ड, ढ, आड़ा। दंत से त, थ, द, ध, न। ओके, और ये लास्ट में देखिए लिखा हुआ है ओष्ठ से प, फ, ब, भ, म। आप इसे कैसे याद कर सकते हो, बाय ट्रिक। तो आपको याद करने का सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। देखिए क से आप इसे क लिख सकते हो, तालु से आप टी लिख सकते हो, एम से आप एम लिख सकते हो। ठीक है, डी से आप डी लिख सकते हो, और लास्ट में क्या है, ओ से ओ, मतलब KTM2, मतलब KTM 2। ठीक है, KTM 2, इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो क से क्या हो गया, मतलब के से अगर बात करें तो के से KTM, ख अंगा, टी से तालु, और एम से मूर्धन्य, डी से दंत, और ओ से ओष्ठ, मतलब प, फ, ब, भ, म। तो इस तरीके से आपने याद कर लिया होगा। आई थिंक आपको क्लास समझ में आ गई होगी। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।